ना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपके दोस्त वशिष्ठ हाजरा। तो दोस्तों मैंने मेटलों के बारे में डिस्कशन चालू है। तो ना आप लोग अगर मेरा पिछले मेटल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में जाइए और तो ना तो उधर से शुरू कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मैंने मेटल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और पहले कि हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में देखे थे कि स्ट्रेंथ क्या है, कि कोई भी मेटल में जब लोड लगता है वो लोड सहन करने का जो क्षमता है उसको बोलता है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के बाद जो मेन प्रॉपर्टी आता है दैट इज़ द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। तो ना स्टिफनेस जो गुण है ये स्प्रिंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ना स्टिफनेस किसको बोलता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द मेजर ऑफ स्टिफनेस, ठीक है। कोई भी मटेरियल का डिफॉर्मेशन को सहन करने का जो क्षमता होता है उसको बोलता है स्टिफनेस, ठीक है। मान लो एक तो मेटल है, मेटल को आपने अगर लोड दिया, ठीक है, अगर आपने उसको कंप्रेसिव लोड दे रहे तो वो छोटा होगा, मतलब उसकी जो डायमीटर है बढ़ जाएगा, उसका लेंथ जो है वो घट जाएगा। अभी लोड दिया, एक मेटल है उसको हमने लोड दिया तो वो बहुत तो आसानी से कंप्रेस हो गया, और एक दूसरा मेटल है जिसको हमने लोड दिया वो जो है तो आसानी से कंप्रेस नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सेकेंड मटेरियल है उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है। तो इस स्टिफनेस को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मेज़र किया जाता है। हाँ ठीक है, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर में पढ़े थे। जो ना इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, उसको बोलता है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ तो इलास्टिसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो होता है जिस मेटल का ज़्यादा है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि उसका स्टिफनेस ज़्यादा है। और ठीक है, जिसका कम है उसको बोल सकते हैं कि उसका स्टिफनेस कम है। मैंने तो ठीक है, तो ना इधर से दो सवाल आ सकता है। एक है आपकी स्टिफनेस किसको बोलता है और स्टिफनेस को कैसे तो मेज़र किया जाता है। तो मैं तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप्स आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड। जब कोई मेटल को लोड दिया जाता है तो ठीक है, उसकी आकृति की परिवर्तन होता है, और जब हम लोड हटा देते हैं वो पुनराय अपने कंडीशन में वापस जाता है। तो लोड हटा देने के बाद मेटल का फिर से अपनी कंडीशन में वापस जाने का जो प्रॉपर्टी है उसको बोलता है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो जो ना इलास्टिसिटी है, ठीक है, इसकी मेजरमेंट जो है वो इलास्टिक लिमिट से होता है, ठीक है। आप लोगों को एक बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है या स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। तो मैंने जनरल जो लेमैन माइंड है वो ना बोलेंगे कि तो रबर ज़्यादा इलास्टिक है ना। बट तो ओरिजिनली ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। रबर ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि रबर का जो इलास्टिक लिमिट है वो कम है, स्टील की ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लोड तो अगर तो रबर
का स्थायी विकृति घटा देगा, वो लोड में भी स्टील एज ए इलास्टिक मटेरियल बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रबर की इलास्टिसिटी कम है और स्टील का इलास्टिसिटी ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि जो ना इलास्टिक लिमिट से इलास्टिसिटी की मेज़रमेंट होता है, जिस मटेरियल का इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होगा उस मटेरियल का इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। जो लोड रबर की स्थायी विकृति घटा सकता है, सेम लोड में स्टील एज ए इलास्टिक मटेरियल बिहेव करेगा। मतलब उसको लोड घटा देंगे, लोड को हटा देंगे तो फिर पुनराय अपने कंडीशन में वापस आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के प्रति आगे बढ़ते हैं, दैट इज द प्लास्टिसिटी। ठीक है, द प्लास्टिसिटी ऑफ ए मेटल इज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो some degree of permanent deformation without rupture or failure. Plastic deformation will take place only after the elastic range has been exited. मतलब कोई मेटल को अगर हम लोड देते हैं तो एक लिमिट के बाद उसका स्थायी विकृतियां घट जाते हैं। ठीक है, हम एक स्टील की तार है उसको खींच रहे, लोड की परिमाण जब इलास्टिक लिमिट के अंदर में है तब तक के लिए उसको अगर छोड़ देंगे तो वो अपने कंडीशन में वापस आ जाएगा। मगर इसको हम ज़्यादा खींच देंगे फिर लोड को हटा देंगे तो ये तो अपने कंडीशन में पूरा वापस नहीं जाएगा, उसका लेंथ छोटा होगा, बट यहाँ पे एक तो परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, अगर कोई मेटल के अंदर में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होता तो क्या होता कि हम लोग उससे कोई प्रोडक्ट ही बना नहीं पाते। मान लो ये प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल को यहाँ पे शेप दिया गया है। अगर हम इसको लोड दिया, लोड देने के बाद अगर ये अपने कंडीशन में पुनः वापस आ जाए तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन पाएगा क्या? चलो आपको क्लैरिटी नहीं आ रहा है, मैं आपको और एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। सिंपल एक चिमटा है, ठीक है, ये जो ये जो शेप है, ठीक है, एक तार था तो तार को हमने अगर ये पूरा इलास्टिक होता हम क्या करते, इसको लोड दिया, लोड को छोड़ दिया, फिर से यह सीधा हो जाएगा। तो इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा मटेरियल के अंदर में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। जब तक ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होगा तब तक हम कोई मेटल का शेप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मिंग, शेपिंग, एक्सट्रूडिंग एंड मेनी अदर हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है शेपिंग करने में, मतलब जब कोई मटेरियल को हम कोई शेप देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं शेपिंग ऑपरेशन। ये बात एक्सट्रूडिंग किसको बोलते हैं? आप लोग प्लास्टिक की बॉटल देखे होंगे या कोई डाई के अंदर से प्रेशर देके जब कोई चीज़ बनाया जाता है, जनरली सीमलेस पाइप जो है वो ना तो एक्सट्रूडिंग करके बनाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह है तो एसिटिलीन सिलेंडर वगैरह है, उसको हम लोग इसको जोड़ के नहीं बना सकते। एक सीट को जोड़ के बना देंगे तो वो हाई प्रेशर में वो तो खतरा हो जाएगा, तो वहाँ पे एक ही मेटल पीस को शेप दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो ये जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है ये ना एक्सट्रूजन में ज़रूरी है। एंड मेनी अदर कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो कोल्ड वर्किंग किसको बोलते हैं? जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे कोई ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत लोगों को पता नहीं होगा, या हम लोग जब पढ़ते हैं माने उतने ध्यान दे के नहीं पढ़ते हैं, या कोई
मतलब अच्छे गुरु से हम तालीम नहीं लेते हैं तो हमारे प्रॉब्लम होता है। तो हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग दो प्रकार की ऑपरेशन है, हम लोग जानते हैं। तो कोल्ड वर्किंग किसको बोलते हैं कि जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन की टेम्परेचर की नीचे कोई ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग, और जो हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं हॉट वर्किंग। आपने मान लो बेंडिंग करना है या सिंपल कोल्ड वर्किंग में भी बेंडिंग होता है और हॉट वर्किंग में भी बेंडिंग होता है। तो जो हम फोर्जिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ हॉट वर्किंग, क्योंकि वहाँ पे लोहा को गर्म किया जाता है। ये जो गर्म का जो टेम्परेचर है थियोरिटिकली इसको कितना होना चाहिए, उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर। अभी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है वो हम आपको आगे चल के जब मेटल के बारे में और गहराई में घुसेंगे, हम लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। और जो है आप अपने जो बुक्स है, ठीक है, उसको पढ़ के धीरे धीरे समझ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल के चैप्टर है ये आईटीआई ट्रेनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद वो इंजीनियरिंग मटेरियल को बिना समझे कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता है। तो मैं बाकी जो ना यूट्यूबर है उसकी तरह आपको तो टू द पॉइंट तो क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूँ, आपको एक ठोस जानकारी देना प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर अभी तक मेरा ये वीडियो सुन रहे हो तो ठीक है, इससे पता लगता है कि आपका जेन्युइन सीखने का इच्छा है। अगर जनरली देखा जाता है तो ना यूट्यूब में जो एडुकेशनल जो चैनल है जहाँ पे एडुकेशन की बात होता है वहाँ पे 30% कंटेंट देख के लोग स्किप करके चले जाते हैं। तो मैंने और जो है मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ कि आपका जो कैरियर है उसकी कैरियर में स्टडी मटेरियल का जो वेटेज है वो है 25%, टीचर की जो ना वेटेज है वो है बाकी 25%, और बाकी जो बड़ा 50% की वेटेज है वो आप खुद हो कि आप कितना, आपके अंदर में सीखने का इच्छा कितना है, आप कितना समय देते हैं या कितना समय नहीं देते हैं। ठीक है, कोई चीज़ को सीखने की कितना कोशिश करते हैं, समझने की कितना कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्लास्टिसिटी समझ में आ गया। तो देन आता है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी का डेफिनेशन क्या है, हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं कि कोई भी मेटल को खींच के तार बना देना जिस प्रॉपर्टी के कारण होता है उसको डक्टिलिटी बोलता है। ये एक लेमैन डेफिनेशन हो गया, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल ग्राउंड लेवल वाला। ठीक है, इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगा, द प्लास्टिक फ्लो ऑफ मटेरियल अंडर टेंसाइल फोर्स नोन एज डक्टिलिटी। टेंसाइल फोर्स लगने के कारण, मतलब टेंसाइल फोर्स कब लगेगा, जब हम इसको खींचेंगे। तो जब टेंसाइल लोड लगेगा तो इस मटेरियल के अंदर में प्लास्टिक फ्लो होता है। फ्लो दो प्रकार के होते हैं, इलास्टिक फ्लो एंड प्लास्टिक फ्लो। इलास्टिक फ्लो मतलब हम इसको छोड़ देंगे तो ये पुनराय अपने कंडीशन में वापस आएगा, और प्लास्टिक फ्लो हम इसको खींच दिया थोड़ा सा तो वापस आएगा, बट इसमें स्थायी लेंथ बढ़ जाएगा, इसकी स्थायी विकृतियाँ घट जाएगा, स्थायी विकृतियाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। तो टेंसाइल लोड लगने के कारण मटेरियल के अंदर में जो प्लास्टिक फ्लो होता है उसको बोलता है डक्टिलिटी। ठीक है, तो जनरली देखा जाता है जो मटेरियल डक्टाइल है वो मटेरियल मैलिएबल भी होता है।
अभी मैलिएबिलिटी क्या है? द प्लास्टिक फ्लो ऑफ मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ कॉम्प्रेसिव लोड। जब हम कोई चीज़ को दबा रहे तो क्या होगा? ये छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर में प्लास्टिक फ्लो हो रहा है। तो ये कॉम्प्रेसिव फ्लो लोड लगने के कारण मटेरियल के अंदर में जो प्लास्टिक फ्लो होता है उसको बोलता है मैलिएबिलिटी। जनरली देखा जाता है जो मटेरियल डक्टाइल है वही मटेरियल मैलिएबल होता है, बट कुछ अनोखा ऐसा मटेरियल है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। जैसे अब लेड का देखेंगे, ठीक है। लेड की मैलिएबिलिटी तो है बट डक्टिलिटी नहीं है। हम लेड मतलब पीबी लेड को अगर हम खींचेंगे तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, बट हम उसको दबाएंगे तो एकदम वो पतला सीट में बन जाएगा, ठीक है। तो लेड की मैलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी नहीं है। आपकी मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन यहाँ से आता है। आपकी अगर ये सारे चीज़ सुना हुआ रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो गोल्ड है, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मैलिएबल मटेरियल, ठीक है। गोल्ड की मैलिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और डक्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो गोल्ड को इतना पतला बनाया जा सकता है कि हमारे देश की राजस्थान की जो पहले तो रानियाँ होती थी तो वो लोग अपने साड़ी के अंदर में गोल्ड का धागा से काम किया हुआ होता था। तो गोल्ड इतना पतला, इतना मुलायम हो सकता है। गोल्ड इज़ ए मोस्ट डक्टाइल मैलिएबल मटेरियल। तो हमारा जो तो लड़की लोग जो गहना इस्तेमाल करते हैं, जो ऑर्नामेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अगर प्योर गोल्ड होगा ना तो उसका तो मुलायम बहुत है, तो वो बहुत जल्दी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो उसको हार्ड करने के लिए उसके साथ कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। देखो जब तो इसी प्रकार की डिस्कशन होते हैं तो हम लोगों को कितनी सारा जानकारियाँ मिलते हैं, ठीक है। ये जो फटाफट वाला मतलब टू द पॉइंट जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं जिसको तो पॉइंटर्स बोलते हैं, तो मटेरियल जैसे चैप्टर को पॉइंटर्स पढ़ के आपका याद में नहीं रहेगा। आपको इसको एक सीक्वेंस वाइज आपको चलना पड़ेगा हिस्ट्री की तरह, तो आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मैंने इधर ख़त्म करते हैं, काफ़ी देर हो गया है। फिर तो नए क्लास में हम लोग और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और एक इंजीनियरिंग मटेरियल के ऊपर एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आपने जो मेरे को इतना समय दिया, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।